Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार। जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन देखी थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। इसका सिलेबस क्या है वो सारा हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे, वो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो हम देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हमारे पास सबसे पहले तो है बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बिल्डिंग क्या होता है। ठीक है, बिल्डिंग क्या होता है। तो बिल्डिंग को हम एडिफिस भी बोलते हैं, EDIFIC, एडिफिस। तो बिल्डिंग को हम एडिफिस भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं आ जाए क्वेश्चन एडिफिस का, एडिफिस की डेफिनेशन लिखो तो आपने बिल्डिंग की डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है, तो बिल्डिंग की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ए बिल्डिंग और एडिफिस इज ए स्ट्रक्चर विद ए रूफ एंड वॉल। ठीक है, तो बिल्डिंग और एडिफिस एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें रूफ होता है, दैट मीन छत होता है, और वॉल, और उसके साथ वॉल्स होती हैं। स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस सच एज ए हाउस और फैक्ट्री। ठीक है, तो ये एक प्लेस पे ही सेट होता है परमानेंटली। ठीक है, स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन ए वन प्लेस, परमानेंटली एक प्लेस पे स्टैंड करता है, करती है बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग कम इन वैरायटी ऑफ साइजेस। तो बिल्डिंग की वैरायटी ऑफ साइजेस होती है, मतलब बिल्डिंग को हम किसी भी साइज में बना सकते हैं, कोई भी शेप में हम बिल्डिंग को बना सकते हैं। इन फंक्शंस, उसके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, एंड हैव बीन अडॉप्टेड थ्रू आउट हिस्ट्री फॉर ए वाइड नंबर ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल टू द वेदर कंडीशन। ठीक है, तो जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हम मोस्टली देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल। तो कौन सा बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है साइट पे, उसका ही हम बिल्डिंग उसकी ही हम बिल्डिंग बनाएंगे। जैसे स्टोन अवेलेबल है तो वो हो गई स्टोन वाली बिल्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद जैसे वेदर कंडीशंस है, वेदर कंडीशन को देखेंगे हम कि वेदर कंडीशन हमारे एरिया में कैसा है जहाँ पे हमने बिल्डिंग बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग बनाएंगे। देन लैंड प्राइसेस, जहाँ पे लैंड की प्राइसेस बहुत हाई होंगी तो वहाँ पे हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम देखेंगे। देन ग्राउंड कंडीशन हम देखेंगे कि जो जो ग्राउंड है वहाँ पे उसकी कंडीशन देखेंगे, उसकी मिट्टी कैसी है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। देन स्पेसिफिक यूजेस हम देखेंगे कि हम किस यूज़ के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। मान लो हम कोई शॉप खोलने के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी ट्रैफिक है या फिर जो भी बंदे जो आते हैं वो वहाँ मैक्सिमम आए ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। देन एस्थेटिक रीजंस, एस्थेटिक रीजंस का मतलब होता है, एस्थेटिक होता है देखने में अच्छी जगह हो, तो वहाँ पे हम बिल्डिंग बनाते हैं। To better understand the term building, compare the list of non-building structures। ठीक है, तो अगर हमने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है बिल्डिंग को, तो हमने कंपेयर करना पड़ेगा किसको, नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो जब भी बिल्डिंग की डेफिनेशन आपको आएगी तो आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ तक लिखेंगे। ये वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको वो भी रिमेम्बर रहते हैं तो आपको उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको लिखने ही है। तो हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग्स आर सेवरल सोसाइटल नीड्स। ठीक है, बिल्डिंग्स सर्व सोसाइटल नीड्स। ठीक है, तो जो बिल्डिंग है वो सोसाइटी की नीड को पूरा करती है, सर्वल सोसाइटल नीड्स, प्राइमरली एज शेल्टर। ठीक है, तो बिल्डिंग का अगर कोई बोले फंक्शन क्या है, काम क्या है, तो प्राइमरी जो फंक्शन है इसका शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब हमें छत प्रोवाइड करता है ताकि हम उसके नीचे रह सकें, फ्रॉम वेदर। ठीक है, वेदर से बचाता है, जैसे अगर हमें शेल्टर मिल गया तो वो वेदर से बचाएगा, दैट मीन्स जैसे बारिश वगैरह होगी, धूप वगैरह होगी, उससे हमें बचाएगा ये। उसके बाद सिक्योरिटी, हमें अंदर बिल्डिंग के अंदर रहेंगे तो हमें सिक्योरिटी महसूस होगी, अगर बाहर रहेंगे तो हो सकता है जंगली जानवर आ जाए हमें खा जाए। ठीक है, देन हमारे पास है लिविंग स्पेस।
तो हमें एक लिविंग स्पेस मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है, देन प्राइवेसी मिल जाती है, ठीक है। तो बिल्डिंग के अगर अंदर रहेंगे तो हम कुछ भी प्राइवेटली कुछ भी कर सकते हैं, बाहर रहेंगे तो सारे उसको देखेंगे। टू स्टोर बिलोंगिंग्स, कोई हमारे पास चीज़ें हैं वो हम रख सकते हैं, जैसे कोई बिस्तरा है, बेड है, कुछ भी है हम रख सकते हैं। टू कंफर्टेबली लिव एंड वर्क, तो कंफर्टेबली हम रह सकते हैं बिल्डिंग में और वर्क कर सकते हैं किसी के इंटरफेरेंस के बगैर। द बिल्डिंग एज अ शेल्टर रिप्रेजेंट्स a physical division of the human habitat, ठीक है। तो बिल्डिंग एज ए शेल्टर काम करती है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, एज ए शेल्टर हमें प्रोवाइड करती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है एक फिजिकल डिवीजन ऑफ ए ह्यूमन हैबिटेट को, ठीक है। तो ह्यूमन हैबिटेट बिल्डिंग को हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए मोस्टली बनाई जाती है कि जो ह्यूमन है वो वहाँ पे रह सके बिल्डिंग्स में। ए प्लेस ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी, ठीक है। तो ह्यूमन हैबिटेट का मतलब हो गया कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हमें कंफर्ट भी मिले और सेफ्टी भी मिले, ठीक है। एंड द आउटसाइड प्लेस दैट एट टाइम्स में बी हार्श एंड हार्मफुल, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें कंफर्ट और सेफ्टी महसूस होगी। जैसे ही हम बिल्डिंग के बाहर जाएंगे आउटसाइड द बिल्डिंग, तो हमें क्या होगा, वहाँ पे हार्श एनवायरनमेंट होगा या फिर वहाँ पे हमें हो सकता है हार्म हो जाए, हमें कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, एवर सिंस द फर्स्ट केव पेंटिंग buildings have also become objects of canvases of much artisan। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको देखने की जरूरी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। और ये जो है आपका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ever since the first cave paintings, buildings have also become objects or canvases of much artistic expressions. In recent years, interest in sustainable planning and building practices has also become an international part of the design process of many new buildings, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले मैंने पॉइंट्स बताए ये आपको रिमेम्बर कर लेने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बिल्डिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, जो सिलेबस में भी टॉपिक है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी का? तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, बिल्डिंग्स की क्लासिफिकेशन करेंगे कि बिल्डिंग कितने टाइप की होती हैं, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। उसमें ऑक्यूपेंसी होता है बिल्डिंग में रहना, ऑक्यूपाई करनी बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग में रहने जो हम रहते हैं वो अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो वो उसकी जो हम क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। तो बिल्डिंग में भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे बिल्डिंग को हम क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। लाइक ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, लोड ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मटेरियल यूज्ड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, डिग्री ऑफ फायर रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड है, द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 4 2005 क्लासिफाइज द बिल्डिंग इन द फॉलोइंग 9 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, कोड का नाम दिया हुआ है, पार्ट 4 है इसका 2005। ये क्लासिफाई करता है बिल्डिंग को 9 ग्रुप्स में, 9 ग्रुप्स में ये बिल्डिंग को क्लासिफाई करता है। तो वो 9 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, ठीक है, उसमें रहने के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारे पास है रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल पर्पस के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें, रेजिडेंशियल आ गया सिंपली जो आप घरों में रह रहे हैं, तो वो आ गया रेजिडेंशियल पर्पस, ठीक है। देन एजुकेशनल, एजुकेशनल तो आपको पता है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग होती है तो उस पे जो आप रहते हैं वो आ गया। देन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल आ गया कोई भी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं। देन असेंबली, ठीक है, असेंबली हॉल वगैरह। उसके बाद बिजनेस, बिजनेस के लिए बिल्डिंग्स होती हैं।
उसके बाद हम मर्चेंटाइल के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक है, कोई चीज़ स्टोर करने के लिए हजार्डियस बिल्डिंग्स, हजार्डियस मतलब कोई हार्मफुल जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशंस है बिल्डिंग की, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी मतलब उसमें कौन रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो ये कितनी क्लासिफिकेशन थी, 9 क्लासिफिकेशन। और ये किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 4 2005, ठीक है। तो ये जो हमने पार्ट देखे, आगे इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अगर आपको वैसे भी क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो आपको इनको एक्सप्लेन भी करना पॉइंट्स को। अगर आपको ये शॉर्ट आंसर में आएगा क्वेश्चन तो आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.